कहानी की शुरुआत में हमें एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा लड़का जिसका नाम जोंग होता है वो बैठकर एक ट्रायल देख रहा होता है। असल में ये उस क्रिमिनल की सजा हियरिंग होती है जिसने कि जोंग की आंखों के सामने उसकी मदर को मार दिया था। जज फैसला सुनाते हुए कहता है कि क्रिमिनल ने ये क्राइम जानबूझकर नहीं किया और उसको अपने किए पर भी रिग्रेट है। इसके अलावा वो विक्टिम की फैमिली के साथ सेटलमेंट करने के लिए भी रेडी है। लेकिन जब पता चलता है कि क्रिमिनल का पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और उसकी मेंटल कंडीशन भी स्टेबल नहीं है तो उसकी पनिशमेंट को कम करके सिर्फ 3 साल 6 महीने की जेल और साइकोलॉजी ट्रीटमेंट की सजा दी जाती है। ये सुनने के बाद जोंग बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि जिस इंसान ने उसकी मदर को उसकी आंखों के सामने मार दिया था उसको इतनी कम पनिशमेंट मिली होती है। तभी जोंग देखता है कि क्रिमिनल कोर्ट रूम से बाहर जा रहा होता है और उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने कोई बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली हो। इतना ही नहीं वो क्रिमिनल जोंग की इंसल्ट भी करता है जिससे कि क्लियर हो जाता है कि उसको अपने किए की सजा पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। ये देखने के बाद जोंग को वो दिन याद आ जाता है जब उसकी मदर को उसकी आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। उसकी मदर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिस वजह से उसको मार दिया जाए। क्रिमिनल ने जानबूझकर उसको टारगेट किया था। उस वक्त जोंग अपनी मदर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। इस पेनफुल इंसिडेंट के 12 साल के बाद हमें वही क्रिमिनल दोबारा से देखने को मिलता है जो कि अपनी 3 साल की जेल को कंप्लीट करने के बाद बाहर आ चुका होता है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसके अंदर जरा भी चेंज नहीं आया होता। वो एक बस ड्राइवर को पैसेंजर के सामने बीच सड़क पर बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। बस में मौजूद लोग डर के मारे उसको रोकने की हिम्मत नहीं करते। ड्राइवर को मारने के बाद क्रिमिनल ऐसे वहाँ से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर वो देखता है और उसको एक यंग लड़का दिखाई देता है जो कि डिस्क्यूज करके उसको फॉलो कर रहा होता है। क्रिमिनल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वो यंग मैन उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम जैसे क्रिमिनल को मर जाना चाहिए क्योंकि तुम जैसे लोग बहुत ही सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। और ये भी कहता है कि तुम जैसे क्रिमिनल्स को जेल से कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच में एक लंबी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करते रहते हैं। आखिर में वो यंग मैन क्रिमिनल को हरा देता है और उसको मार देता है। लकीली ये फाइट एक अबैंडन स्ट्रीट में हुई होती है जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है कि वहाँ पर असल में हुआ क्या है। क्रिमिनल को खत्म करने के बाद वो यंग मैन जल्दी से अपने घर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यंग मैन असल में जोंग ही होता है। वही जोंग जो कि 12 साल पहले अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख चुका था और उस वक्त उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन अब 12 साल के बाद जोंग बड़ा हो चुका होता है और उसने फाइनली उस क्रिमिनल से अपनी मदर की मौत का बदला भी ले लिया। लेकिन स्टोरी में अभी एक बड़ा सा सरप्राइज बाकी होता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि जॉन असल में एक पुलिस एकेडमी का स्टूडेंट है और वो ग्रेजुएशन के बिल्कुल करीब है। इसका मतलब जोंग बहुत ही जल्दी एक ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। एकेडमी में जोंग को सबसे स्मार्ट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक दिखाया जाता है। वो इतनी मेहनत करता है कि उसका इंस्ट्रक्टर ग्रेजुएशन से पहले ही उसको एक रियल पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम करने देने के बारे में सोच रहा होता है। उस दिन स्टूडेंट्स का वीकली ऑफ होता है, इसलिए जोंग अपने फ्रेंड के साथ एकेडमी से घर जा रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसको बाहर घूमने और हैंग आउट करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जोंग ये कहकर मना कर देता है कि वो बिजी है। घर आने के बाद जोंग न्यूज देख रहा होता है, तभी उसको एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई देती है जिसमें बताया जाता है कि 2 गैंगस्टर्स एक पुअर वुमेन को परेशान कर रहे होते हैं और उसके घर को डैमेज करते हैं और उसको डराते रहते हैं। वुमेन ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी की होती है, लेकिन उसको सिर्फ 2 दिन के लिए जेल भेजा गया और उसके बाद वो दोबारा से बाहर आकर सभी को परेशान करने लगा। ये सुनने के बाद जोंग डिसाइड करता है कि उस वुमेन की हेल्प करेगा। वो उनका एड्रेस निकालता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो लकीली वही दोनों गैंगस्टर उस वुमेन को दोबारा से परेशान कर रहे होते हैं। जोंग उन दोनों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद जोंग उनसे उनके क्रिमिनल के लिए माफी लिखवाता है और उस मैसेज को वॉल पर लिखने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद जोंग एक और न्यूज रिपोर्ट को पढ़ता है जिसमें कि एक प्लास्टिक सर्जन के बारे में बताया जाता है जिसने अपने एक पेशेंट के साथ अस्यूल्ट किया होता है और चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग भी की होती है। जब उसका क्राइम सामने आया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसको सिर्फ 6 महीने की जेल हुई और मेडिकल एसोसिएशन ने भी उसको निकाला नहीं। ये देखकर जोंग को लगता है कि उस डॉक्टर को बहुत ही कम पनिशमेंट मिली है, इसलिए जोंग खुद उस डॉक्टर को पनिश करने के लिए उसके पास चला जाता है। लकीली जोंग बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पर पहुँचता है और डॉक्टर के एक और विक्टिम को उससे बचा लेता है। इसके बाद जोंग डॉक्टर को बुरी तरीके से मारता है और जानबूझकर उसका आर्म तोड़ देता है जिससे कि वो फ्यूचर में कभी भी सर्जरी ना कर पाए। जोंग उस डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें मेडिकल की फील्ड से रिजाइन कर देना चाहिए, वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से हमें समझ में आता है कि जोंग सिर्फ पुलिस एकेडमी का एक एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं है, बल्कि अपने तरीके से क्रिमिनल को पनिशमेंट देने वाला इंसान भी है। वो क्रिमिनल्स और थग्स को खत्म करने के लिए इलीगल मेथड्स का यूज करने से भी नहीं डरता। दूसरी तरफ हमें एक फेमस रिपोर्टर चोई के बारे में पता चलता है जो कि इन रिसेंट इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो अपने बॉस को बताती है कि जिन भी क्रिमिनल्स को टारगेट किया गया है उन सभी को पहले लाइट पनिशमेंट मिलती है और जेल से रिलीज कर दिया गया था। चोई को लगता है कि कोई नाइट गार्डियन है जो कि खुद इन क्रिमिनल्स को जस्टिस दे रहा है। अब ये मिस्टीरियस विजिलेंटी टेलीविजन प्रोग्राम के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है और लोग उस अननोन
अननोन पर्सन को नाइट गार्डियन या सिविल अवेंजर के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। जोंग जब न्यूज में ये सब सुनता है तो वो बहुत ही नर्वस और एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि उसके एक्शंस इतनी जल्दी सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी जोंग अपने जस्टिस के मिशन को रोकता नहीं है। इस बार उसके सामने एक ड्रंक ड्राइवर का केस आता है, जिसने कि एक पेडिस्ट्रियन को अपनी कार से मार दिया था। लेकिन उस इंसिडेंट को सिर्फ एक एक्सीडेंट माना गया और ड्राइवर को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। ये सुनने के बाद जोंग उस ड्राइवर को खुद पनिश करने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जोंग देखता है कि वो ड्राइवर विक्टिम की फ्यूनरल में आया हुआ है और उसके चेहरे पर सच में रिग्रेट और सैडनेस दिखाई दे रही होती है। ये देखने के बाद जोंग डिसाइड करता है कि वो उसको माफ कर देगा, क्योंकि उसको सेकंड चांस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ चोय बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नोटिस करती है कि नाइट गार्डियन के सारे क्राइम सिर्फ वीकेंड्स पर ही होते हैं और ये बिल्कुल जोंग के पुलिस एकेडमी के वेकेशन डे के साथ मैच होता है। ये देखकर चोय को यकीन होने लगता है कि शायद से उसको नाइट गार्डियन के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल गया है। अब वो नेक्स्ट क्राइम का वेट करने लगती है, लेकिन क्योंकि जोंग ने इस वीकेंड ड्रंक ड्राइवर को माफ कर दिया था, इसलिए उस वीकेंड कोई क्राइम नहीं होता। ये देखकर चोय के दिमाग में एक नया क्रेजी आइडिया आता है। वो डिसाइड करती है कि अब हर वीक अपने टीवी प्रोग्राम में एक नया क्रिमिनल केस बताएगी, ताकि नाइट गार्डियन को नए टारगेट खुद ही मिलते रहे। इस वीक चोय एक ऐसे क्राइम का जिक्र करती है जिसने अम्यूजमेंट पार्क में एक लड़की के साथ असल्ट किया होता है। उस क्रिमिनल को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको सिर्फ 6 साल की पनिशमेंट मिली और अब भी रिसेंटली वो जेल से बाहर आया था। जोंग जब टीवी प्रोग्राम में उस क्रिमिनल के बारे में सुनता है तो उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाती है। वो उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और क्राइम के साथ साथ क्रिमिनल के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल के घर के बाहर प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग लॉ में चेंज की डिमांड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्रिमिनल को उसके क्राइम के लिए प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जोय भी वहाँ पर मौजूद क्राइड को ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद से नाइट गार्डियन भी प्रोटेस्टर्स के बीच में हो सकता है। लेकिन रात होते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी क्रिमिनल अपने घर से कार लेकर सीक्रेटली बाहर निकल जाता है। जोय तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि पता लगा सके कि वो कहाँ पर जा रहा है। वो उसको फॉलो करते हुए हार्बर तक पहुँच जाती है, लेकिन हार्बर पहुँचने के बाद उसको बहुत ही सारी कार बिल्कुल सेम दिखाई देती है, जिसकी वजह से जोय क्रिमिनल को कम्प्लीटली लूज कर देती है। अगले दिन पुलिस को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो क्रिमिनल के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें उसके लोकेशन का कोई क्लू नहीं मिलता। सिर्फ उसके ट्रैकिंग डिवाइस का लास्ट सिग्नल हार्बर से आया होता है। इसलिए पुलिस हार्बर पर मौजूद सभी शिप्स को सर्च करना शुरू कर देती है ताकि क्रिमिनल्स किसी शिप से एस्केप ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ जोंग पुलिस एकेडमी की क्लास में बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान लेक्चर पर बिल्कुल नहीं होता। वो लगातार इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो क्रिमिनल हार्बर से कहां पर गायब हो गया। प्रोफेसर जोंग का ध्यान क्लास में न होने को नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि क्रिमिनल्स जेल से बाहर आने के बाद अक्सर दोबारा क्राइम क्यों करते हैं। जोंग इसके जवाब में साइकोलॉजिकल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। वो कहता है कि क्रिमिनल्स खुद को कभी गलत नहीं समझते, इसलिए जेल से बाहर आने के बाद वो अक्सर विक्टिम से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विक्टिम की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुई है। जोंग का ये आंसर सुनकर प्रोफेसर बहुत ही खुश हो जाता है। उस दिन पुलिस एस्केप्ड क्रिमिनल को ढूंढने के लिए अपनी मैसिव सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करती है। वो सिटी और शिप्स को सर्च करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाती है, जिसकी वजह से विक्टिम के घर के बाहर सिक्योरिटी दे रहे पुलिस ऑफिसर्स में से एक वहाँ से हटा दिया जाता है। अब उसके अपार्टमेंट के बाहर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर रह जाता है। तभी एक डिलीवरी वर्कर वहाँ पर आता है और कहता है कि किसी ने वर्कर के लिए फ्री फूड ऑर्डर किया है। लेकिन अगले मोमेंट एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। असल में वो डिलीवरी वर्कर कोई और नहीं बल्कि वही एस्केप्ड क्रिमिनल होता है। वो कुछ ही सेकंड में पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसको बुरी तरीके से स्टैब कर देता है। बाहर की आवाज सुनकर विक्टिम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है ताकि देख सके कि क्या हुआ है, लेकिन बाहर आते ही उसका सामना डायरेक्टली उस क्रिमिनल से हो जाता है। विक्टिम किसी तरीके से उसके अटैक से बचती है और स्टेयर की तरफ भागने लगती है। क्रिमिनल उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचने वाला होता है और उसको स्टेप करने के लिए अटैक करता है। तभी अचानक कोई पीछे से क्रिमिनल पर अटैक करता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि जोंग होता है। जोंग क्रिमिनल को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और उसको उसके क्राइम के लिए ह्यूमिलिएट करता है। आखिर में जोंग उस क्रिमिनल के विक्टिम के लिए एक अपोलॉजी लेटर लिखवाता है और उसमें ये कन्फेस करवाता है कि उसको अपने किए पर बहुत ही रिग्रेट है। वहीं दूसरी तरफ चोय अब भी हार्बर पर नजर रखे हुए होती है। तभी उसको अचानक से समझ में आता है कि शायद से क्रिमिनल ने पुलिस को हार्बर की तरफ सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था। असल में उसका टारगेट विक्टिम हो सकती है। ये समझते ही चोय बिना टाइम वेस्ट किए विक्टिम के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसकी कार ऑलमोस्ट एक यंग मैन से हिट होने वाली होती है जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है। ये यंग मैन असल में जोंग ही होता है। जोंग चोय से क्विकली माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। जब चोय फाइनली विक्टिम के अपार्टमेंट पर पहुंचती है तो वहाँ का सीन पूरी तरीके से क्योस से बना हुआ होता है। चोय अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके पुलिस को फूल कर देती है और प्रिटेंड करती है कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। जैसे ही वो ऊपर अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसको वही सीन देखने को मिलता है जिसका वो वेट कर रही थी। क्रिमिनल डेड पड़ा होता है और उसके पास एक अपॉलॉजी लेटर भी होता है जिसमें कन्फेस किया होता है। ये देखकर चोय बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब उसको प्रूफ मिल गया होता है कि नाइट गार्डियन उसका टीवी प्रोग्राम देख रहा है। इसका मतलब चोय का प्लान सच में काम कर रहा है।
न्यूज ये स्प्रेड होते ही बहुत ही जल्दी हर जगह पहुंच जाती है और सारे मीडिया चैनल्स नाइट गार्डियन द्वारा एलिमिनेट किए हुए नए क्रिमिनल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। नेचुरल पुलिस इस बात से बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि पुलिस नाइट गार्डियन को मर्डर की जगह पर एक ऐसे हीरो के तौर पर देख रही होती है जो कि क्रिमिनल्स को जस्टिस दे रहा है। लेटेस्ट क्राइम को लेकर पुलिस की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है जहां पर चीफ ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि जर्नलिस्ट को क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग करने से रोका जाए, लेकिन चीफ अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं कर पाता। तभी क्राइम सीन और विक्टिम की पिक्चर्स लाइव टेलीविजन पर दिखाने लगती है। ये देखकर चीफ बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि पुलिस एक बार फिर से मीडिया को रोकने में फेल हो गई होती है। वो ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि न्यूज चैनल्स पर लिमिट्स लगाए जाए और नाइट गार्डियन को हीरो कहना बंद किया जाए। असल में ऑफिसर जोंग एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव होता है और वहीं जोंग का एक पुलिस एकेडमी प्रोफेसर भी होता है। जब प्रोफेसर जोन क्राइम सीन पर पहुंचता है तो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि नाइट गार्डियन ने वहां पर एक भी क्लू या एविडेंस नहीं छोड़ा। वो समझ जाता है कि नाइट गार्डियन बहुत ही इंटेलिजेंट है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसको बहुत ही अच्छी नॉलेज है। इसी वजह से वो क्राइम करने के बाद एविडेंस छोड़ने से बच जाता है। पुलिस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तभी एक टीनेजर गर्ल गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। वो ऑफिसर से पूछती है कि तुम लोग नाइट गार्डियन को अरेस्ट क्यों करना चाहते हो। वो कहती है कि पुलिस को उसको अरेस्ट करने की जगह पर थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि जो जस्टिस पुलिस नहीं दे पा रही है वो नाइट गार्डियन दे रहा है। ऑफिसर्स किसी तरीके से उस लड़की को क्राइम के सीन से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोय इन सब से बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके टीवी प्रोग्राम की रेटिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। अब चोय टीन और क्रिमिनल्स के केसेस को प्रिपेयर करती है और वो डिसाइड करती है कि हर वीक एक नई क्राइम का केस टीवी पर बताया जाएगा जिससे नाइट गार्डियन को हर वीक एक नया टारगेट मिलता रहे। इस वीक का केस एक टीनेज क्रिमिनल डी का होता है। असल में डी का अपने बॉस के साथ किसी बात को लेकर आर्गुमेंट होता है, जिसके बाद डी अपने बॉस से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। वो अपने दो फ्रेंड्स की हेल्प की मदद से बॉस के घर में घुस जाता है जब वो घर पर नहीं होता और वहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी दो बच्चों को मार देता है। लेकिन क्योंकि डी अंडर एज होता है इसलिए उसको सिर्फ हल्की पनिशमेंट मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद वो ऐसे नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है जिससे कि उसने कुछ भी ना किया हो। जोंग जब जिम में वर्कआउट कर रहा होता है तभी उसको डी की इस क्राइम के बारे में पता चलता है। ये स्टोरी को सुनने के बाद जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसको लगता है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी डी को प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिली। उसी रात जोंग सीक्रेटली अपने प्रोफेसर ऑफिस में घुस जाता है और कंप्यूटर का यूज करके विक्टिम के रिकॉर्ड को एक्सेस करता है। वहाँ से उसको क्राइम्स के बारे में और भी डिटेल्स पता चलती है और जब वो मर्डर्ड चिल्ड्रन की पिक्चर्स को देखता है तो अंदर से टूट जाता है। वो देखते है कि वो बच्चे कितने छोटे थे और ये देखकर जोंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। इसके बाद जोंग डी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर देता है, लेकिन उसका गुस्सा तब बढ़ जाता है जब वो डी को अलग अलग जगह पर पार्टीज करते हुए देखता है। डी बिल्कुल फ्रीली अपनी लाइफ को जी रहा होता है जैसे कि उसकी वजह से एक पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई हो। ये सब देखने के बाद जोंग डिसाइड करता है कि अब डी उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा और दुनिया को उसके जैसे इविल इंसान से फ्री करना होगा। जब वीकेंड आता है तो जोंग के फ्रेंड्स उसको बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं। इस बार जोंग हमेशा की तरह मना नहीं करता बल्कि उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को उस नाइट क्लब में लेकर जाता है जहाँ पर उसने डी को अक्सर रात में होते हुए देखा है। लकीली डी भी उसी रात वहाँ पर मौजूद होता है। तभी एक लड़की जोंग में इंटरेस्ट लेने लगती है और उसको उसके फ्रेंड से दूर ले जाकर बात करने लगती है। जोंग भी उसके साथ बिना मना किए चला जाता है क्योंकि इससे वो डी की टेबल की और पास पहुँच जाता है। लड़की नोटिस करती है कि जोंग का पूरा ध्यान डी पर है, इसलिए वो जोंग को एक क्वाइट जगह पर ले जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसको क्यों देख रहे हो। ये सुनने के बाद जोंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की एक एक्सपेंसिव इलीगल ड्रग निकालती है और उसको लगता है कि जोंग भी वही ड्रग लेने के लिए आया है। वो जोंग को बताती है कि डी ये ड्रग हर किसी को नहीं बेचता, लेकिन वो जोंग की हेल्प करके उसको ये ड्रग दिलवा सकती है। जोंग उसको समझाने से पहले वो लड़की सीक्रेटली उसको ड्रग दे देती है, लेकिन ये ड्रग बहुत ही पावरफुल होती है और जोंग पर इसका इफेक्ट तुरंत होने लगता है। कुछ ही देर में जोंग की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि वो लगभग बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जोंग अपने घर में उठता है, लेकिन उसको पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। इस इंसिडेंट के बाद जोंग डिसाइड करता है कि अभी डी को मारने की जल्दी नहीं करेगा, पहले उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसके बाद जोंग डी पर क्लोजली नजर रखना शुरू कर देता है। वो पता करता है कि डी क्या करता है, किन लोगों के साथ काम करता है। कुछ दिन के बाद जोंग को पता चलता है कि डी एक बहुत ही बड़े ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा है। जोंग उसकी स्पाइंग कंटिन्यू करता रहता है जब तक कि उस सीक्रेट प्लेस नहीं मिल जाती जहाँ पर डी अपना सारा पैसा छुपा कर रखता है। अब जोंग को डी के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल चुका होता है और वो फाइनली एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले जोंग डिसाइड करता है कि वो डी को एक लास्ट चांस देगा। जोंग डी की कार पर एक वार्निंग नोट को छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और साथ में फोन नंबर भी दिया होता है। डी ये नोट को देखकर डर जाता है और तुरंत अपने असिस्टेंट को उस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहता है। असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता करता है कि ये नंबर नेक्रोस्टिक डिवीजन के पुलिस ऑफिसर का है। ये सुनने के बाद डी और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है और पूरा दिन डर के मारे नर्वस होता है। बाद में जब डी नाइट क्लब में पार्टी कर रहा होता है तभी उसको पुलिस ऑफिसर अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर डी बुरी तरीके से डर जाता है और तुरंत अपने सीक्रेट हाइड आउट की तरफ भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही डी को एक और बड़ा
बड़ा शौक लगता है। हाइड आउट के रूम का डोर पहले से ही खुला होता है और सबसे बड़ी बात उसके सेफ में रखा सारा पैसा गायब होता है। तभी अचानक जोंग उसके पीछे आ जाता है और चोरी किया हुआ सारा पैसा जमीन पर फेंक देता है। जोंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें खुद को बचाने के लिए एक चांस दिया था, लेकिन तुमने उसको यूज नहीं किया। इसके बाद जोंग डी से पूछता है कि क्या उसको उस फैमिली को मारने का जरा भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन डी को अपने क्राइम का कोई रिग्रेट नहीं होता, बल्कि उसको सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए होता है। डी की ये बात को सुनकर जोंग को उससे नफरत होने लगती है और वो अचानक से उसके सारे पैसे को उसको आंखों के सामने ही आग लगा देता है। इसके बाद जोंग डी को पकड़ लेता है और उसको बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। डी जोंग के अटैक्स का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाता और बुरी तरीके से हेल्पलेस हो जाता है। आखिर में जोंग उसका गला दबाते हुए उसको उन इनोसेंट चिल्ड्रंस की पिक्चर्स दिखाता है जिन्हें डी ने बिना किसी रहम के मार दिया था। जोंग उसको फोर्स करता है कि उन बच्चों को अपने किए के लिए माफी मांगे। डी डर के मारे जोंग की हर बात को मान लेता है और एग्जैक्टली वैसे ही अपोलाइज करता है जैसे जोंग कहता था। अगले दिन सनराइज के टाइम पर पुलिस को डी की बॉडी उसके सीक्रेट हाइड आउट में मिलती है। उसकी बॉडी पर टॉर्चर के क्लियरली साइन दिखाई देते हैं, जिससे कि एक बार फिर से सिटी में क्योस मच जाता है। इस बार पुलिस नाइट गार्डियन के केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना लेती है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना शुरू कर देती है, जहां पर वो पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि नाइट गार्डियन भी एक क्रिमिनल है और उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही सारे लोग नाइट गार्डियन को एक हीरो की तरह आइडोलाइज करने लगे हैं। इसी पॉइंट पर हमें ऑफिसर जी के बारे में पता चलता है, जो कि नाइट गार्डियन इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए नया डिटेक्टिव अपॉइंट किया गया होता है। ऑफिसर जी सबसे पहले डी के असिस्टेंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि डी ने मरने से पहले किन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन असिस्टेंट उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तभी ऑफिसर जी अपना असली डेंजरस साइड दिखाता है। उसकी स्ट्रेंथ और साइज इतनी ज्यादा होती है कि वो यंग असिस्टेंट को सिर्फ एक ही हाथ से उठा लेता है। वो उसको रूफ टॉप से नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिससे कि असिस्टेंट बुरी तरीके से डर जाता है। आखिर में असिस्टेंट हार मान लेता है और बताता है कि मरने से पहले डी ने उसको एक फोन नंबर इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता चला कि वो नंबर नार्कोटिक्स डिवीजन के एक पुलिस ऑफिसर का है। ऑफिसर जी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है और वो तुरंत अपने सीनियर को कॉन्टेक्ट करके कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने नाइट गार्डियन के केस में ऑफिशियली प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि बहुत ही जल्दी वो खुद नाइट गार्डियन को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लेगा, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि नाइट गार्डियन अब यंग लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुका होता है। कुछ यंग लोग उसके क्लोथ से लेकर क्रिमिनल को मारने की स्टाइल तक सब कुछ कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्रिमिनल्स खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जेल जाना नाइट गार्डियन के हाथ मरने से ज्यादा सेफ है। वहीं दूसरी तरफ जोंग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और अपने नेक्स्ट टारगेट की तलाश में लगा होता है। तभी वो रिपोर्टर चोई का एक नया आर्टिकल पढ़ता है, जिसमें एक ड्राइवर के बारे में बताया गया होता है, जिसने रोड क्रॉस कर रहे एक डिलीवरी वर्कर को कार से टक्कर मार दी होती है। पहली बार टक्कर लगने के बाद ड्राइवर कार से बाहर निकला और उसने देखा कि डिलीवरी वर्कर अब भी जिंदा है और उसको इजीली बचाया जा सकता है, लेकिन ड्राइवर पुलिस के डर और फाइन भरने से बचने के लिए वहां से निकलने का डिसीजन लेता है। वो ये भी कंफर्म करता है कि इंसिडेंट को किसी ने नहीं देखा और आसपास कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है, इसीलिए वो दोबारा कार में बैठता है और जानबूझकर उस डिलीवरी वर्कर को कार से कुचल देता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी ड्राइवर को एक्सीडेंटल किलिंग के नाम पर सिर्फ 1 साल की जेल पनिशमेंट मिलती है। ये सुनने के बाद जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। अगले दिन जोंग ड्राइवर के वर्कशॉप पर पहुंचता है, जहां पर विक्टिम की मदर भी मौजूद होती है। वो भी ड्राइवर से अपने बेटे को मारने के लिए आर्ग्यू कर रही होती है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका होता है और ड्राइवर आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन वो क्रूअल ड्राइवर अपनी गलती मानने की जगह पर विक्टिम की मदर और उसके बेटे को ब्लेम करने लगता है। वो कहता है कि उन दोनों की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हुई है। जोंग चुपचाप ये सब सुन रहा होता है और उस मोमेंट पर डिसाइड करता है कि ये क्रिमिनल मरने के लायक है। वो वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और राइट टाइम का वेट करने लगता है। लेकिन स्ट्रेंजली उसी दिन नाइट गार्डियन जोन से पहले उस ड्राइवर तक पहुँच जाता है। नाइट गार्डियन उस ड्राइवर को स्विमिंग पूल में डुबाकर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इस बार वो प्रीवियस विक्टिम की तरह उस क्रिमिनल से अपोलाइज लेटर नहीं लिखवाता। इसके बाद फाइनली हमें नाइट गार्डियन का फेस दिखाया जाता है। असल में वो फेस एक मास्क के पीछे छुपा हुआ होता है और उसकी वॉइस भी डिस्क्यूज की गई होती है। तब हमें पता चलता है कि ये जोंग नहीं है, बल्कि उन बहुत ही सारी इमिटेटर्स में से एक है, जो कि जोंग से इंस्पायर होकर नाइट गार्डियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उसी दिन जोंग अपने ऑलरेडी नेबर की हेल्प कर रहा होता है और रोड से कार्डबोर्ड बॉक्सेस उठाकर उसकी मदद कर रहा होता है। तभी जोंग न्यूज में ड्राइवर के मर्डर के बारे में सुनता है, लेकिन रिपोर्टर को ये कहते हुए सुनकर जोंग को बहुत ही शौक होता है कि ड्राइवर को नाइट गार्डियन ने ही मार दिया। जोंग ये सुनकर ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो देता है और सोचने लगता है कि आखिर किसने उसकी आइडेंटिटी कॉपी करने की हिम्मत की है। वहीं दूसरी तरफ चोई भी बहुत ही गुस्से में होती है, क्योंकि उसके अलावा एक और टीवी चैनल नाइट गार्डियन के बारे में न्यूज दिखाना शुरू कर देता है। सबसे ज्यादा गुस्सा चोई को इस बात पर आता है कि उस चैनल के पास नाइट गार्डियन के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि खुद चोई के पास भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वो चैनल चोई का आइडिया भी कॉपी करना शुरू कर देता है। वो भी उन क्रिमिनल के केस टीवी पर दिखाने लगते हैं जिन्हें उनके क्राइम
क्राइम्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम पनिशमेंट मिलती है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये होती है कि नया वीक शुरू होने से पहले उस चैनल पर दिखाया गया सारे क्रिमिनल्स को कोई मार चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब होता है जब वो चैनल पहली बार नाइट गार्डियन का एक एक्सप्लोसिव मैसेज रिलीज करता है। उस मैसेज में नाइट गार्डियन कहता है कि इस कंट्री में जस्टिस मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि लोग के अंदर बहुत ही सारे लूप होल्स हैं जो कि विक्टिम की जगह पर क्रिमिनल का फायदा पहुंचाते हैं। वो कहता है कि हम जस्टिस देने के लिए एग्जिस्ट करते हैं और जब तक लॉ चेंज नहीं होता तब तक क्रिमिनल्स को हम मारते रहेंगे। जोंग जब अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है और ये स्पीच सुनता है तो वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। गुस्से में जोंग अचानक से कह देता है कि ये मैसेज रियल नाइट गार्डियन का नहीं है। उसके फ्रेंड्स तुरंत उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। जोंग अपनी बात संभालते हुए कहता है कि उस मैसेज में नाइट गार्डियन ने वी वर्ड का यूज किया है। इसका मतलब है कि उसके साथ कोई और भी काम कर रहा है, जबकि रियल नाइट गार्डियन हमेशा अकेला ही काम करता था। वहीं चोई भी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बात को समझ जाती है कि ये रियल नाइट गार्डियन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये फेक नाइट गार्डियन है और हर दिन क्राइम्स कर रहा होता है, जबकि रियल नाइट गार्डियन सिर्फ वीकेंड्स पर ही एक्शन लेता है। दूसरी बात ये होती है कि फेक नाइट गार्डियन क्रिमिनल्स के पास अपोलाइज लेटर भी नहीं छोड़ता, जबकि रियल नाइट गार्डियन हर विक्टिम से अपोलाइज करवाता है और उसका लेटर भी वहीं पर छोड़ देता है। ये सब सुनने के बाद चोई डिसाइड करती है कि अब वो रियल नाइट गार्डियन को अपनी साइड लाने की कोशिश करेगी। चोई एक टेलीविजन इंटरव्यू में अपेयर होती है क्योंकि वो पहली जर्नलिस्ट थी जिसने की नाइट गार्डियन के केस को डिस्कवर किया था और वही थी जिसने की उसको नाइट गार्डियन का फेमस नाम दिया था। इंटरव्यू के दौरान होस्ट चोई से पूछता है कि तुम एक क्रिमिनल को सपोर्ट क्यों कर रही हो। चोई जवाब देते हुए कहता है कि नाइट गार्डियन ही एक ऐसा इंसान था जो कि विक्टिम को सच में समझता था और ये देखता था कि वो अपने लव्ड वन को खोने के बाद उनकी फैमिली किस तरीके से बर्बाद हो जाती है। वो कहते हैं कि उन फैमिली के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि लॉ ने भी उसको प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया। चोई के अकॉर्डिंग नाइट गार्डियन ने अकेला और डिफिकल्ट मिशन अपने ऊपर लिया जिसको पूरी गवर्नमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए उसके जैसे इंसान को क्रिमिनल कहना गलत है। चोई की स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। जोंग जब ये इंटरव्यू देखता है तो उसको लगता है कि चोई भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर वो खुद चल रहा है। दूसरी तरफ हमें एक थग दिखाया जाता है जो कि रोड पर बहुत ही रिस्कली कार चला रहा होता है। उसके सामने एक एल्डरी वुमन अपनी कार्ट को खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन थग पेशेंटली वेट करने की जगह पर गुस्से में आकर जानबूझकर अपनी कार से उस एल्डरी वुमन को हिट करता है। नियर बाय एक शॉप ओनर ये सब देख लेता है और तुरंत थग से लड़ना शुरू कर देता है। वो उसको बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वहीं पुलिस एकेडमी में जॉन इस न्यूज के इंसिडेंट के बारे में सुनता है और उसको पता चलता है कि एल्डरी वुमन मर चुकी है। लेकिन जोंग तब कम्प्लीटली शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है कि वो ओल्ड वुमन असल में वही नेबर थी जिसकी वो हमेशा हेल्प करता था। ये सुनते ही जोंग का गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल फाइट के दौरान लगी इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। उसके रूम के बाहर पुलिस ऑफिसर्स गार्ड कर रहे होते हैं। ऑफिसर जी को लगता है कि नाइट गार्डियन कभी भी हॉस्पिटल में आ सकता है और उस थग को मारने की कोशिश करेगा। चोई को भी बिल्कुल यही लगता है, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर कैमरा लेकर वेट करने लगती है ताकि इस बार फाइनली रियल नाइट गार्डियन की आइडेंटिटी का पता लगा सके। इस बीच क्रिमिनल को गार्ड कर रहे पुलिस ऑफिसर को फोन आता है कि पार्किंग गैराज में उसकी कार को किसी ने हिट कर दिया है। ऑफिसर तुरंत कार को चेक करने के लिए वहाँ चला जाता है और जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है जोंग सीक्रेटली थग के रूम में एंटर कर जाता है। जोंग उसका गला पूरी तरीके से स्ट्रेंथ से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। कोर्ट में तुम्हें अपने क्राइम का रिग्रेट एक्सेप्ट करना होगा और जज से खुद के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट मांगनी होगी। अगर तुमने एग्जैक्टली वही नहीं किया जो मैंने कहा है तो मैं वापस से आऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। जोंग की बात को सुनकर थग बुरी तरीके से डर जाता है। इसके बाद जोंग डॉक्टर का कोट पहनकर रूम से बाहर निकलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर निकलते वक्त वो ऑफिसर जी के बिल्कुल पास से गुजरता है। ऑफिसर जी उसको रोक पाता उससे पहले उसको अंदर से थग के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। थग ऑफिसर जी को बताता है कि नाइट गार्डियन यहीं पर आया था और उसको जान से मारने की धमकी देकर गया। ये सुनने के बाद ऑफिसर जी को यकीन हो जाता है कि जो डॉक्टर उसने हॉलवे में देखा था वो असल में नाइट गार्डियन ही था। वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन जोंग टाइम पर हॉस्पिटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक सभी को एक बहुत ही तेज चार्मिंग साउंड सुनाई देती है। सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि थग को उसके हॉस्पिटल रूम की विंडो से नीचे सड़क पर फेंक दिया गया होता है। वो इतनी हाइट से गिरता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जोंग सबसे ज्यादा हैरान होता है क्योंकि दूर से उसको एक और आदमी दिखाई देता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह ड्रेस पहना होता है। वो फेक नाइट गार्डियन हॉस्पिटल के बैक साइड से एस्केप करके एम्बुलेंस में बैठ जाता है। जोंग तुरंत उसके पीछे भागता है ताकि पता लगा सके कि आखिर ये एडमिटर है कौन। ये थका देने वाली चेस के बाद जोंग फाइनली एम्बुलेंस तक पहुंच जाता है और जबरदस्ती उसके अंदर एंटर कर जाता है। फेक नाइट गार्डियन जोंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि आखिर हम दोनों मिल ही गए। मुझे पता था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे जोंग। ये सुनने के बाद जोंग बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि अब उसकी किसी और की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात उसको भी ये पता होता है कि अब तक जितने मर्डर्स हुए उनके पीछे जोंग ही रिस्पॉन्सिबल है। जब दोनों एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं तो फेक नाइट गार्डियन बहुत ही एक्साइटेड होकर एम्बुलेंस से बाहर निकलता है और जोंग से कहता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। मैंने इस दिन के लिए बहुत ही टाइम से प्लानिंग की थी। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक टीम
टीम बनकर साथ में काम करें, मैं तुम्हारे मिशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन जोंग उसकी बात को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम कभी मेरे जैसे नहीं बन सकते, तुम सिर्फ मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हो और बिना किसी को रिग्रेट का चांस दिए क्रिमिनल को कोल्ड ब्लड तरीके से मार दे रहे हो। जोंग की ये बात सुनकर दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट देखकर क्लियर हो जाता है कि दोनों फाइटिंग में ऑलमोस्ट इक्वल स्किल्ड है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर इजीली ओवरपावर नहीं कर पाता। लेकिन आखिर में जोंग फेक नाइट गार्डियन को रूफटॉप से नीचे गिरा देता है। फेक विजिलेंट बिल्डिंग के एज पर लटक जाता है और जोंग से उसको बचाने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अगर जोंग उसको बचा लेगा तो अपना मास्क हटाकर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। लेकिन जोंग कोल्डली उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम जो कर रहे हो उसको बंद कर दो और हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। इसके बाद जोंग वापस से पुलिस एकेडमी आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको फेक नाइट गार्डियन का एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज में वो दोबारा जोंग की तारीफ करता है और दोनों को टीम बनाकर क्रिमिनल्स का हंट करने का ऑफर देता है। जोंग मैसेज रीड करता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को चेक करता है ताकि हॉलवे में दिखाई दिए हुए उस डॉक्टर की आइडेंटिटी पता लगा सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसको उस डॉक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बाद में ऑफिसर जी मर्डर थक के बड़े भाई के पास जाता है जिसका नाम केनेडो होता है। केनेडो एक फेमस गैंग का लीडर होता है, इसलिए ऑफिसर जी को पता होता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑफिसर जी उसको वार्निंग देता है कि इस केस में इंटरफेयर मत करना क्योंकि पुलिस खुद इस केस को हैंडल कर रही है और किलर को ढूंढ लेगी। और केनेडो को दोबारा स्ट्रॉन्ग वार्न करता है और वो खुद से रिवेंज लेने की कोशिश ना करे। अगले दिन चोई ऑफिस में बैठकर हॉस्पिटल के बाहर रिकॉर्ड हुई फुटेज को चेक कर रही होती है। फुटेज में नाइट गार्डियन दिखाई देता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फेस क्लियरली विजिबल नहीं होता। उसी वक्त एक फेमस बिजनेसमैन जिसका नाम जंगुक होता है चोई से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। उसके फेस पर स्क्रैचेस और इंजरीज देखकर हमें पता चलता है कि ये वही फेक नाइट गार्डियन है जिसके जोंग से कभी पिछली रात फाइट हुई थी। जंगुक चोई से कहता है कि उसको बहुत ही सारे पैसे से फाइनेंस करना चाहता है। इसके बदले चोई को नाइट गार्डियन को प्राइज करते हुए और आर्टिकल्स लिखने होंगे। लेकिन चोई पोलाइटली उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो किसी के ऑर्डर पर काम करने की जगह खुद आजाद होकर काम करना पसंद करेगी। ये सुनने के बाद जंगुक कहता है कि मुझे पता था कि तुम नाइट गार्डियन को एडमायर करती हो और उसको डिफेंड भी करती हो। इसके बाद वो रिवील करता है कि वो खुद भी नाइट गार्डियन का बहुत ही बड़ा फैन है। वो कहता है कि वो उन लोगों को भी जॉब देता है जिन्हें नाइट गार्डियन को कॉपी करने की वजह से उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। जंगुक के अकॉर्डिंग हमें हीरो को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो बिना किसी डर के करप्शन के अगेंस्ट लड़ता रहे। इसके बाद वो चोई से कहता है कि मेरे ऑफर के बारे में अच्छी तरीके से सोचना और फिर मुझे आंसर देना। जंगुक के जाने के बाद चोई शौक में हो जाती है और डिसबिलीफ में हंसने लगती है। उसको यकीन नहीं होता है कि सोसाइटी में जंगुक जैसा कोई क्रेजी इंसान ओपनली एग्जिस्ट करता है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो एक पावरफुल बिजनेसमैन भी है। वहीं दूसरी तरफ सारे इन्वेस्टिगेटर दोबारा से एक जगह पर गैदर होते हैं ताकि लेटेस्ट केस को डिस्कस कर सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनको नाइट गार्डियन तक पहुंचने वाला एक भी क्लू नहीं मिलता। इसके बाद ऑफिसर जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर पुलिस एकेडमी में प्रोफेसर जॉन को देने के लिए जाता है। वहाँ जॉन अपने फ्रेंड्स को देखता है और उसको देखते ही थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसको लगता है कि शायद से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। जॉन कुछ सेकंड के लिए रुकता है और सोचता है कि क्या ऑफिसर जी वही पर्सन है जिसने उसे हॉस्पिटल में देखा था। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुकता और नॉर्मल बिहेव करते हुए प्रोफेसर जॉन के ऑफिस की तरफ चला जाता है। ऑफिसर जी रिपोर्ट प्रोफेसर जॉन को दे देता है और इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि उनको डाउट है कि नाइट गार्डियन शायद से पुलिस ऑफिसर ही हो सकता है क्योंकि नाइट गार्डियन को पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बहुत ही अच्छी नॉलेज है और वो जानता है कि क्राइम सीन पर एविडेंस कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो जॉन से उसके स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगने लगते हैं लेकिन जॉन मना कर देता है और कहता है कि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है और किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। उस दिन जॉन को पता चलता है कि जी ने उसकी वार्निंग नहीं मानी और उसके पीछे नाइट गार्डियन को इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। ये बात को सुनकर जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद उसे द गैंग हेडक्वार्टर पहुंचता है लेकिन इस बार वो पहले की तरह पोलाइटली बिहेव नहीं करता बल्कि अपना अलग साइड दिखाता है और गैंग हेडक्वार्टर में घुसते ही वहाँ के मेंबर्स को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और सभी को बीट करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में आने वाले सभी चीजों की तोड़फोड़ करता रहता है। अकेले होने के बावजूद जोंग उन सभी को आसानी से हरा देता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो एक मेटल डोर को भी सिर्फ एक ही हाथ से उठा लेता है। ये देखकर सामने वाला बहुत ही डर जाता है और जब जोंग उसको दोबारा से वार्न करता है तो वो फाइनली उसकी बात मान लेता है। वो प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरी तरफ एकेडमी में प्रोफेसर जॉन की नजर जोंग के फेस पर लगी इंजरीज पर पड़ती है और जोंग को रोककर उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। जोंग झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अपने क्लासमेट के साथ फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन जॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे वही फाइटिंग मूव करके दिखाने के लिए कहता है। तभी लकीली किसी का कॉल आ जाता है और जोंग वहाँ से बच जाता है। असल में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को लेकर वहाँ पर आया होता है। वो लड़की बताती है कि कल जोंग ने उसको 2 क्रिमिनल से बचाया था। उसके अकॉर्डिंग जोंग ने उन दोनों को बीट करके उसकी प्रोटेक्शन की थी लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जोंग तुरंत समझ जाता है कि फेक नाइट गार्डियन एक बार फिर से उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसने सच में उसको बचाया हो। इसके बाद जोंग प्रोफेसर जॉन से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ
भी नहीं पता। मैं सिर्फ इसलिए देर गया था क्योंकि मुझे लगा कि स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व होने की वजह से मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। इस तरीके से जॉन बिना किसी सस्पेंशन की सिचुएशन से बच जाता है। लेकिन इसके बाद जॉन फेक नाइट गार्डियन को मैसेज करके उसको मिलने के लिए बुलाता है। उसी समय चोय एक फेमस बिजनेसमैन किम के बारे में न्यू आर्टिकल्स लिख रही होती है। किम को लेकर बहुत ही सारी रूमर्स होती है, लेकिन वो किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं होता। जो इस मैटर में हेल्प लेने के लिए अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड के पास जाती है। वो उसको बताती है कि किम का बिजनेस एम्पायर असल में एक बहुत ही बड़े इलीगल नेटवर्क का कवर है, जिसमें बैंडेड गुड्स की डीलिंग, गैम्बलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक का काम होता है। जब पुलिस ने किम को अरेस्ट किया था तब उसने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके ज्यादातर चार्जेस अपने एक एक्टर फ्रेंड पर डाल दिया था, जिस वजह से एक्टर को बहुत ही कम पनिशमेंट मिली। लेकिन एक्टर के खिलाफ प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से उसको कुछ टाइम के बाद रिलीज भी कर दिया गया। जिसके बाद वही एक्टर चोय के जर्नलिस्ट फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करता है। वो कहता है कि अब वो किंग की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता है। ये सुनने के बाद चोय और उसका जर्नलिस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत ही देर हो चुकी होती है। उन्हें एक्टर अपने ही घर में डैड मिलता है और उसकी बॉडी फैन से लटकी हुई होती है। वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है जिससे लगता है कि उसने सुसाइड किया है। पुलिस बिना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए उस केस को सुसाइड डिक्लेयर करके क्लोज कर देती है। लेकिन चोय और उसका पार्टनर बिलीव करता है कि असल में एक्टर का मर्डर हुआ है। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और केस को डिसमिस कर दिया जाता है। ये देखने के बाद चोय को समझ में आ जाता है कि करप्शन सिस्टम के अंदर बहुत ही गहरा हो चुका है और अब इस सिस्टम को बढ़ाना इतना ईजी नहीं होगा। दूसरी तरफ एक्टर के फ्यूनरल वाले दिन जोंग अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा होता है। वहीं पर उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे उसने पहले सेव किया था। वो लड़की जंग को लंच के लिए इनवाइट करती है। जंग उसके साथ वॉक पर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर जोंग पर पड़ती है। जोंग दूर से उसको वॉच कर रहा होता है। जोंग उसके पास सीधा जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। जोंग कामली उससे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें फाइनल वार्निंग है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसको अभी रोक दो, वरना सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जोंग ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन असल में वो क्लियरली जानता होता है कि जोंग ही नाइट गार्डियन है। लेकिन वो अभी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता। जोंग को लगता है कि अगर उसने नाइट गार्डियन को सबके सामने एक्सपोज कर दिया तो पब्लिक और भी ज्यादा उसके सपोर्ट में आ जाएगी। इसके बाद जोंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चोय और उसका जर्नलिस्ट फ्रेंड करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें हार्बर पर एक हिडन कंटेनर मिलता है। उस कंटेनर के अंदर कंप्यूटर्स और सर्वर्स रखे होते हैं जिनका यूज इलीगल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा होता है। लेकिन तभी ये क्रिमिनल नाइफ लेकर उन दोनों पर अटैक कर देता है। जर्नलिस्ट चोय को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है और अपनी जान दे देता है। चोय किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाती है। बाद में जब वो पुलिस को लेकर वापस आती है तो कंटेनर पूरी तरीके से खाली होता है। ना वहाँ पर कोई इक्विपमेंट होता है और ना ही उसके फ्रेंड का कोई ट्रेस मिलता है। चोय पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। वो उसको घर जाने के लिए कहते हैं और इस केस को भी डिसमिस कर देते हैं। ये देखने के बाद चोय समझ जाती है कि इस फाइट में अब वो बिल्कुल अकेली है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब उसको खुद ही इस पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा। दूसरी तरफ जोंग पर उसके सीनियर्स का प्रेशर बढ़ने लगता है। वो उससे कहता है कि पुलिस रिस्ट्रक्चरिंग होने से पहले नाइट गार्डियन को अरेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसा करने में फेल हुआ तो पूरी पोजीशन भी खो सकता है। लेकिन जोंग कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं इस केस को सोल्व करके रहूंगा, नाइट गार्डियन को बहुत ही जल्दी पकड़ लूंगा। इसके बाद चोय टेलीविजन पर अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देती है। वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के करप्शन को एक्सपोज कर देती है। साथ ही एक पावरफुल पर्सन फार एल हल्के का नाम भी सामने आती है। बाद में पता चलता है कि फार एल हल्के असल में जोंग का सीनियर है। चोय के ये ब्रॉडकास्ट होते ही पूरी सिस्टम में क्योस मच जाता है। चैनल का ओनर गुस्से में आ जाता है और चोय को सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन चोय उसकी बात मानने से क्लियरली मना कर देती है। इसके बाद एक क्रिमिनल चोय को किडनैप करने के लिए भेजता है, लेकिन जोंग बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और चोय को बचा लेता है। जोंग उससे कहता है कि तुम्हें ये प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए या कम से कम नाइट गार्डियन को कुछ और टारगेट दे दो। लेकिन चोय एक बार फिर से मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं करेगी। दूसरी तरफ जोंग उस किडनैपर से इंट्रोगेशन करता है, जहाँ पर उसको 3 इंपॉर्टेंट नेम्स के बारे में पता चलता है। पहला बैंग होता है जो कि एक फेमस हिटमैन होता है और उसी ने जर्नलिस्ट को भी मारा होता है। दूसरा सैड होता है जो कि बैंक का राइट हैंड होता है और तीसरा एलासिर होता है जो कि किम के लिए काम करने वाला थग है और चोय की किडनैपिंग अटेम्प्ट में भी इन्वॉल्व हुआ था। इंटरोगेशन के दौरान उस थग से अल्सार की यूजुअल लोकेशन का पता चल जाता है। जोंग बिना टाइम वेस्ट किए उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू किया जा सके। वहाँ पहुँचते ही उसका सामना किम के डोजन ऑफ मैन से हो
जाता है, लेकिन जोंग अकेले होने के बावजूद उन सभी से फाइट करता है और एक एक करके सभी को हरा देता है। इवेंचुअली पुलिस बैकअप भी वहाँ पर पहुँच जाती है और बचे हुए गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये फार्म असल में इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं बल्कि और भी हॉरिफाइंग मर्डर्स के लिए किया जा रहा था। ये देखने के बाद जोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और मीडिया के थ्रू अनाउंस करता है कि इस फार्म के अंदर उन क्रिमिनल्स की बॉडीज मिली है जिन्हें नाइट गार्डियन ने मारा था। लेकिन असल में जॉन का इंटेंशन कुछ और ही होता है। वो किम को नाइट गार्डियन के रूप में फ्रेम करना चाहता है ताकि पुलिस उसको एक क्रिमिनल समझे और उसके सपोर्ट के बजाय उसके खिलाफ हो जाए। साथ ही जॉन का प्लान होता है कि किम को खत्म करके वापस से प्रिजन भेज दिया जाए। ये न्यूज जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देती है क्योंकि इसी वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रही होती है। अगले दिन जैंग किम के एक इम्पोर्टेंट आदमी को मार देता है। वो आदमी इलीगल वर्ल्ड में वीमेन को अब्यूज करने के लिए फेमस होता है। जोंग हमेशा की तरह क्राइम सीन पर अपना सिग्नेचर मैसेज छोड़ देता है ताकि सबको पता चल सके कि ये मर्डर नाइट गार्डियन ने किया है। ये न्यूज सामने आते ही जोंग के फैलाए हुए रूमर्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ चोई को ये न्यूज तब मिलती है जब उसको उसके लेटेस्ट एपिसोड की वजह से चैनल से फायर कर दिया गया होता है। लेकिन चोई इस बात से बिल्कुल भी सैड नहीं होती बल्कि वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि नाइट गार्डियन अब भी एक्टिव है और किम के क्राइम्स के खिलाफ उसका नाम क्लियर कर रहा है। उसी समय जंग अपना मिशन कंप्लीट करके वापस घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक से जी उसके सामने आ जाता है। जोंग उसको देखते ही भागने लगता है, लेकिन जी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जोंग किसी तरीके से उससे बचकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां आसपास कोई कैमरा नहीं होता। वहां जी उसका सामना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना काम रोकने के लिए चांस दे रहा हूँ, तुम फिर भी अभी तक इस रास्ते पर क्यों चल रहे हो? तुम एक टैलेंटेड ऑफिसर हो और अगर तुम एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाते हो तो लीगल क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन जोंग उसकी बात को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इस कंट्री में पुलिस अच्छे से जस्टिस नहीं दे पाती। इसी वजह से दोनों के बीच एक वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है। जी फिजिकली जोंग से बहुत ही बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए फाइट के ज्यादातर पार्ट में वो जोंग पर डोमिनेट करता है। वो फाइट के बीच भी जोंग को समझाने की कोशिश करता है कि अपना काम बंद कर दो, लेकिन जोंग हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है। एक पॉइंट पर जी जोंग का गला पकड़ लेता है और उसको लगभग मार ही देता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जोंग फाइट का पूरा सिचुएशन अपने फेवर में कर लेता है और इसी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। इतनी इंजरीज के बावजूद जोंग वापस से खड़ा हो जाता है और जी से कहता है कि मैं इसी तरीके से जस्टिस डिलीवर करता रहूंगा। जोंग जी के सामने एक फाइनल डील रखता है और कहता है कि अगर जी अपनी पोजीशन का यूज करके सिस्टम के अंदर की करप्शन को प्रॉपर्ली खत्म कर देता है तो जोंग अपने एक्शन को रोक देगा। लेकिन अगर जी इस काम में फेल हो जाता है तो उसको जोंग का सपोर्ट करना पड़ेगा। जी पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फाइनली उसकी डील को मान लेता है। अगले दिन जी के सुपीरियर उसको नाइट गार्डियन इन्वेस्टिगेशन से ऑफिशियली हटा देते हैं। वो कहते हैं कि जी ने अब तक इस केस में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया, इसलिए अब उसकी जगह पर एक न्यू ऑफिसर केस को हैंडल करेगा। उस न्यू ऑफिसर का नाम यून होता है और वो बिगिनिंग से पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ जोंग पहली फाइट में बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद हॉस्पिटल में होश में आता है। बाद में पता चलता है कि जानजो की उसको वहाँ पर लेकर आया था, उसकी जान बचाई थी। जोंग के सिर्फ होने की कंफर्मेशन के बाद जानजुक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब जोंग न्यूज को देखता है तो उसको पता चलता है कि चोई को उसके न्यूज चैनल से फायर कर दिया गया है। ये सुनने के बाद जोंग तुरंत जुनजुक से कॉन्टेक्ट करता है और उससे चोई के लिए स्टूडियो अरेंज करने के लिए कहता है ताकि वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर सके। जांगुक बहुत ही ज्यादा वेल्थी होता है, इसलिए वो बिना हेजिटेट किए एक नया ऑफिस अरेंज कर देता है। वो चोई के लिए पूरा स्टूडियो सेटअप कर देता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना प्रोग्राम को चला सके। चोई उससे पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? जानजुक कहता है कि मुझे तुम्हारी वॉइस की जरूरत है और नाइट गार्डियन को लेकर तुम्हारी ट्रूथफुल रिपोर्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद चोई को शक होता है कि शायद से जानजुक पर्सनली नाइट गार्डियन को जानता है, लेकिन जानजुक इस बात से मना कर देता है और कहता है कि मैं भी बाकी सभी लोगों की तरह नाइट गार्डियन को एडमायर करता हूँ। अब चोई को पूरी इंडिपेंडेंस मिल जाती है और वो ऑनलाइन अपना न्यू लाइव ब्रॉडकास्ट लॉन्च कर देती है। अपने पहली एपिसोड में चोई कह देती है कि अगर फ्यूचर में मुझे डेड पाया गया तो उसको सुसाइड मत समझना, वो मर्डर होगा। इसके बाद चोई अपना पूरा एपिसोड फार एल हकले को एक्सपोज करने के लिए डेडिकेट कर देती है। फार एल हकले असल में किम के क्राइम्स के पीछे के करप्ट लीडर होता है। चोई की ये बात सुनकर किम और उसके साथी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोंग अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको एक और बड़ा क्रिमिनल मिल जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है। जोंग उसके अगेंस्ट एविडेंस को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी उसकी नजर जानजुक पर पड़ती है। जानजुक थोड़ी दूर खड़े होकर उसको वॉच कर रहा होता है। जैसे ही जानजुक को पता चलता है कि जोंग ने उसको देख लिया, वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जोंग भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। थोड़ी चेस होने के बाद दोनों एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। जोंग उससे पूछता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? जानजुक कैजुअली कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद जानजुक जोंग को पार्टनरशिप ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर के टारगेट्स के बारे में पहले इन्फॉर्म कर दिया करूंगा ताकि तुम एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोच कर जान सको। जोंग उसकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि पहले तुम अपना मास्क उतारो। जानजुक बिना किसी हेजिटेशन के अपना मास्क उतार देता है। इसके बाद जोंग उसको अपनी नई स्ट्रेटजी के बारे में समझाने लगता है। जोंग जानजुक को समझाता है कि किसी टारगेट को मारने से पहले उसके अगेंस्ट
लेटेस्ट एविडेंस एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पावरफुल लोगों को पहली वार्निंग मिल गई तो अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके पनिशमेंट से बच सकते हैं। इसके बाद जोंग जानजो को एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें कि सारे एविडेंस होते हैं। वो उससे कहता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद ये फ्लैश ड्राइव चोई को दे देना। अगले दिन प्रोफेसर जॉन से ऑफिसर यन मिलने के लिए आता है। वो उससे नाइट गार्डियन केस के प्रोग्राम के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या उसने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। प्रोफेसर जॉन कंफर्म करता है कि उसने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। जोंग पास में ही उसकी बात को सुन रहा होता है और ये सुनकर वो बहुत ही वरीड हो जाता है। उसको लगता है कि ऑफिसर यन धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद जोंग अपना प्लान नहीं रोकता। उसी रात वो चर्च के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है और प्लान के अकॉर्डिंग टारगेट प्रीस्ट को मार देता है। अगले दिन इस मर्डर की न्यूज एक बार फिर से पूरे सिस्टम में क्योस मचा देता है। किम और चीफ दोनों डर जाते हैं और जी को नाइट गार्डियन पकड़ने के लिए सिर्फ 5 दिन का टाइम होता है। साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि नाइट गार्डियन के बाद चोई और जी को भी हैंडल किया जाएगा। दूसरी तरफ चोई एक बार फिर से जानजुक से मिलती है। जानजुक उसको प्रीस्ट के अगेंस्ट सारी एविडेंस दे देता है। चोई उस एविडेंस को ब्रॉडकास्ट करने वाली होती है कि तभी जिहान वहाँ पर स्टूडियो में पहुंच जाता है और ट्रांसमिशन को रोक देता है। वो चोई से कहता है कि तुम अपनी लाइफ को इतने डेंजर में क्यों डाल रही हो और तुम नाइट गार्डियन को हीरो की तरह पेट्रोल करने से क्यों नहीं रोक देती। चोई कामली जवाब देती है कि मैं किसी थ्रेट या असासिनेशन अटेम्प्ट से नहीं डरती। मैं जो सच है उसको दुनिया के सामने लाती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिहान उसको समझाने में फेल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर भी उसको उम्मीद होती है कि शायद से चोई फ्यूचर में उसकी बात समझ पाएगी। लेकिन जैसे जिहान गैरेज में पहुंचकर अपनी कार में बैठने वाला होता है तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है। असल में ये अटैकर बैंग होता है जो कि क्लियरली किम के ऑर्डर पर जिहान को मारने वाला होता है। जिहान किसी तरीके से अपनी डिफेंस करता है और दोनों के बीच एक डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बैंग अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका असिस्टेंट सरडाल भी होता है और दोनों फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टार्टिंग में जिहान दोनों को हैंडल कर लेता है, लेकिन बार बार अटैक होने पर मल्टीपल स्टेप वाउंड्स लगने लगते हैं और जिहान की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। अब बैंग और सरडाल उसको खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हीरो जोंग अपनी नाइट गार्डन वाली आइडेंटिटी में वहाँ पर पहुंच जाता है और जिहान को बचा लेता है और बैंग और उसके असिस्टेंट से उसकी प्रोटेक्शन करता है। तभी पुलिस सायरन्स की वहाँ पर आवाज आती है, इसलिए बैंग और उसके साथी वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। जाते वक्त बैंग प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अगले दिन न्यूज में जिहान पर हुए असासिनेशन अटेम्प्ट की खबर आती है। साथ ही लीक्ड फुटेज में नाइट गार्डियन को जिहान की प्रोटेक्शन करते हुए दिखाया जाता है। लकीली फुटेज में जिहान का फेस भी क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। ये देखने के बाद पुलिस के अंदर नाइट गार्डियन की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि नाइट गार्डियन सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ ही नहीं लड़ता बल्कि पुलिस ऑफिसर को भी प्रोटेक्ट करता है और सच में जस्टिस के लिए फाइट करता है। जिहान एंड में बैडली इंजर्ड होने के बावजूद हॉस्पिटल में कोमा में चला जाता है। दूसरी तरफ किंग को बैंक की वजह से बहुत ही गुस्सा आता है और उससे आर्ग्यू करने लगता है, क्योंकि जिहान पर अटैक करना उनके एग्रीमेंट में का पार्ट नहीं होता। बैंक उसको धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे इस तरीके से बात करना कंटिन्यू किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। किम को पता होता है कि बैंक सच में ऐसा कर सकता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। बैंक कहता है कि अपनी गलती को फिक्स कर देगा, लेकिन किम को आने वाले डेंजर का डर होता है, इसलिए अपनी क्रिप्टो करेंसी सर्वर को किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करना शुरू कर देता है। जब उसके मैन सर्वर को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तभी अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है। जोंग आग के बीच से वहाँ पर एंटर करता है और किंग के सभी मैन को खत्म कर देता है। इसके बाद वो क्रिप्टो करेंसी सर्वर के साथ एक बड़ा सा बैग पैसों का भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन जोंग उन पैसों को अपने पास रखने की वजह एक ऑर्फनेज के सामने छोड़ देता है। बाद में चोई नाइट विजिलेंट का मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है। उस मैसेज में कहा जाता है कि नाइट गार्डियन ने क्रिप्टो करेंसी सर्वर के सारे पैसे अपने कब्जे में ले लिया। वो सर्वर को सेल करके उससे मिलने वाले पैसे ऑर्फनेज को डोनेट करेगा, लेकिन उससे पहले पुलिस को किम और उसके लीडर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, वरना क्रिमिनल्स के अटैक्स इसी तरीके से कंटिन्यू होते रहेंगे। उसी समय एक टीवी चैनल ऑर्फनेज के डायरेक्टर का इंटरव्यू करता है। ऑर्फनेज का डायरेक्टर नाइट गार्डियन को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से ऑर्फनेज को बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिली थी। ये न्यूज बैंक भी देख लेता है, लेकिन अपने गुस्से और आर्गुमेंट्स में बैंक ऑर्फनेज के सपोर्टर से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। उसी रात वो ऑर्फनेज के डायरेक्टर को ही मार देता है। जब जोंग को इस बात की न्यूज मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको अंदर से गिल्ट होने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से एक इनोसेंट पर्सन की जान चली गई थी। उसका फ्रेंड स्नो नोटिस करता है कि जोंग के बिहेवियर में बहुत ही चेंज आ गया है। अब जोंग पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव ट्रेनिंग करने लगा होता है और रात को चुपके से घर से बाहर भी जाने लगता है। स्नो उसका पीछा करता है और उसको जांगको के फोन पर बात करते हुए देख लेता है। जोंग जांगको से कहता है कि मुझे किसी और इनोसेंट पर्सन के मारने से पहले एक्शन लेना होगा। जोंग जानचुक से कहता है कि मुझे और किसी इनोसेंट पर्सन के मरने से पहले एक्शन लेना होगा। जानचुक उसको काम होने के लिए कहता है और बताता है कि ये सब एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन जोंग को पहले ही पता होता है कि ये एक ट्रैप है। वो कहता है कि मैं इसी सिचुएशन का उसे चोई से प्रोटेक्ट करने के लिए कहूंगा, लेकिन जोंग को पहले से ही पता होता है कि ये एक ट्रैप है। वो कहता है कि मैं इसी सिचुएशन का यूज चोई को प्रोटेक्ट करने के लिए करूंगा, क्योंकि अब क्रिमिनल्स का नेक्स्ट टारगेट चोई ही है। दूसरी तरफ चोई अपने स्टूडियो में होती है, तभी कुछ थग्स अचानक से अंदर घुस जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन चोई भागने की जगह पूरी स्टूडियो में कैमरा सेटअप कर
देती है और लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है। वो क्रिमिनल की सारी एक्टिविटीज को लाइव दुनिया के सामने दिखाने लगती है। थग्स उसको मारने वाले होते हैं कि तभी जोंग नाइट विजिलेंट के आउटफिट में वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सभी थग्स को इजीली हरा देता है और चोई को बचा लेता है। पुलिस के वहाँ पर पहुँचने पर चोई बिल्कुल कामली बताती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस को सच बताने की बजाय वो झूठ बोलती है। लाइव स्ट्रीम को देख रहा एक यंग मैन वहाँ पर आया होता है और उसने मुझे बचाया। पुलिस को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन चोई अपनी बात पर इंसिस्ट करती रहती है। बाद में चोई अपने घर पर वापस आती है और उसको जानचुक की बात याद आती है। जानचुक ने उसे बताया होता है कि वो नाइट विजिलेंट को जानता है और उसने ही उसको चोई की प्रोटेक्शन करने के लिए कहा था। ये सोचकर चोई बहुत ही खुश हो जाती है और उसको लगता है कि जानचुक को उसकी सच में केयर है। तभी जब चोई घर में अकेली होती है तो अचानक से उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। दूसरी तरफ एकेडमी में ऑफिसर यन जियान की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। यन उससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जियान किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर देता है। तभी यन उसको बताता है कि उसने जी ह्यून की बॉडी प्रोफाइल को नाइट विजिलेंट के प्रोफाइल से मैच किया है। इसका मतलब यन को अब उस पर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो चुका होता है। वो जियान को वार्न करता है कि अगली बार मैं प्रॉपर प्रूफ लेकर आऊंगा। अगले दिन जांग की जानचुक से मुलाकात होती है। उस समय स्नो जांग को इन्फॉर्म करता है कि यंग और उसकी टीम एकेडमी के अंदर सर्च करने के लिए आए थे। जियांग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। असल में जियांग ने जानबूझकर कमांडर के ऑफिस में एक क्रिप्टोफोन एक्टिवेट किया था। उसका पर्पस करप्शन का एविडेंस कलेक्ट करना और क्रिमिनल्स को ट्रैक करना था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको एक सेकंड हिडन फोन मिलता है और जिसका यूज करके किम से बात करने के लिए जा रहा होता है। पुलिस सिग्नल को ट्रैक करते हुए डायरेक्टली कमांडर के ऑफिस तक पहुंच जाता है। ऑफिसर यंग ऑफिस में एंटर करके एविडेंस कलेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी कमांडर वहां पर आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। यंग मना कर देता है और कहता है कि मैं इन फोन को एविडेंस के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। ये देखते ही कमांडर समझ जाता है कि उसकी करप्शन एक्सपोज होने वाली है, इसलिए यंग को खत्म करने का डिसीजन लेता है। एक कार को यंग को हिट करने के लिए भेजता है और इस अटैक में यंग की डेथ हो जाती है। यंग के मरने के साथ ही करप्शन का सारा इंपॉर्टेंट एविडेंस भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिन्हों को यंग की डेथ के बारे में पता चल जाता है। ये न्यूज को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेड हो जाता है। जांग उसको समझाता है कि यंग की डेथ के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, असल में उसकी डेथ सिस्टम के अंदर करप्शन की वजह से हुई है। जांग फिर कहते हैं कि जस्टिस अचीव करने का मेरे पास यही एक वे है। इसी के साथ ये फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले ड्रामे में।